हेलो एवरीवन। आई एम रजत कुमार गुप्ता। तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि पॉलिटी सेशंस लेंगे हम। पॉलिटी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, तो विल स्टार्ट द सेशन डायरेक्टली, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर डिस्कस करने का कि क्या क्या पूछा गया है पॉलिटी में पिछले कुछ सालों में। उसके अलावा क्या क्या कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जा रहा है हर चैप्टर से। तो ये पिछले 10 साल का एनालिसिस है लगभग। तो हर एक चैप्टर से लक्ष्मीकांत में आप देखोगे तो चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो दिस पीडीएफ वाज मेड बाय सम वन ऑफ माय फ्रेंड। तो सबसे पहला चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत में वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेसिकली चैप्टर का एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि चैप्टर में है क्या। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पता चलेगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो कैसे बना है, कितने सालों की मेहनत है। ऐसा नहीं है कि आज मन किया कि तूफानी करते हैं और कल जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और उसके पहले भी काफ़ी इवेंट्स हुए थे जब ब्रिटिशर्स आए। तो उन्होंने काफ़ी सारे एक्ट्स पास किए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, देन चार्टर एक्ट है। तो उन सब से कई बार यूपीएससी सवाल पूछता है। सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है, बट फिर भी सवाल आते हैं तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो उसमें दे रखा है, इसमें अगर देखें तो 2011 से 2022 के बीच में 8 क्वेश्चंस आए हैं। तो एक एक करके इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, 2019 में पूछा है। तो इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो स्टेटमेंट है, इस इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन और द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। एंड द थर्ड स्टेटमेंट है, रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो देखो यार, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए कि जो स्टेटमेंट एलिमिनेट हो रहा है उसको ट्राई करो हटाने का। तो यहाँ पर पहला है कि पहला ही जो स्टेटमेंट है वो काफी क्लियर कट लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में कि एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना, सारी जगह से कंपनी की ट्रेड मोनोपोली हटा दी थी। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है तो ये सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है कि सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी। तो चार्टर एक्ट ने बताया कि हाँ, जो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी है, जो भी कंपनी ने टेरिटरी इंडिया में रख रखी है, हेल्ड कर रखी है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देन द थर्ड स्टेटमेंट, रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि जो भी रेवेन्यू होगा इंडिया में कंपनी जनरेट करेगी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज 20 साल का और फरमान दे दिया था कंपनी को कि 20 साल तक और आप रेवेन्यू पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो अगर थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो अपना सही क्या हो जाएगा आंसर? वन एंड टू ओनली। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आता है अपना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड, दिस इज 2021 का क्वेश्चन, मोनफॉर्म रिफॉर्म के बारे में है। तो इसमें है द मोनफॉर्म रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग ऑफ वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव एज ऑफ 21। तो यार 1919 का टाइम अगर कॉमन सेंस से भी देखो तो अभी कहाँ से वोटिंग राइट दे रहे, और वो भी सारी वुमेन को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली गलत है। देन सेकंड स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट इन लेजिस्लेचर। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अगर 1935 का एक्ट पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वुमेन्स को लेजिस्लेचर में सीट्स देने का प्रोविजन था। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? टू ओनली। ठीक है, तो अगली स्लाइड देखते हैं। देन अगला आता है अपने पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। 2022 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड इज रिजर्व्ड सब्जेक्ट? तो अगर आपको पता होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी। ठीक है, डायरकी अगर आपने वर्ड सुना होगा थर्ड क्वेश्चन के लिए, तो डायरकी का मतलब क्या था? डायरकी, डायरकी का मतलब क्या था कि जो सब्जेक्ट है उनको दो तरह से डिवाइड कर लो, रिजर्व एंड ट्रांसफर। रिजर्व सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, जिस पर गवर्नर खुद लॉ बनाता था या फिर खुद उनको अपने लिए रखता था। ठीक है। देन ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या थी, जिन पर वो डेलीगेट कर देता था पावर। तो यहाँ पर देखोगे, अगर रिजर्व सब्जेक्ट जो थी वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करती थी और ट्रांसफर सब्जेक्ट थोड़ी कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करती थी। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि रिजर्व और ट्रांसफर ट्रांसफर सब्जेक्ट होती क्या क्या है। अब ये पूछ रहा है कि रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन सी थी। तो मैंने कहा था कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थी वो क्या थी? रिजर्व सब्जेक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हाँ यार वो खुद ही जस्टिस करेंगे।
अपने खुद के कोर्ट में लॉयर, जज वगैरह सब उनके खुद के होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थी, तो ऑब्वियसली खुद के पास रखेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट है, बट क्या हम लोग नहीं, ब्रिटिशर्स, अगर आप देखोगे तो 1880 से उन्होंने ट्राई किया था कि लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा पावर दिया जाए, जिससे कि इंडिया में उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन्होंने डेलीगेट की थी पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि वो अपने हिसाब से लॉ बना ले, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारी डाइवर्सिटी थी, तो इस हिसाब से लोकल गवर्नमेंट को पावर देना भी जरूरी था। देन आता है लैंड रेवेन्यू। तो अगर आप देखोगे लोकल गवर्नमेंट को पावर दी तो ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है, तो ये तुम्हारा रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। अगर रिजर्व नहीं है तो टू को हटा दो। तो टू को हटाओगे अगर, तो टू को हटाओगे तो वन गया, ए गया, ऑप्शन बी गया, बचा क्या? ओनली सी। सो थर्ड का आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। तो आपको बाकी लैंड रेवेन्यू और पुलिस देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यूपीएससी में एलिमिनेशन टेक्निक बहुत काम आती है। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, द मोंटेस्क्यू मोंटेग्यू मोन्टफोर्म रिफॉर्म प्रपोजल वर रिलेटेड टू। तो यार ये तो बहुत ही आसान सवाल दे दिया 2016 में। सोशल रिफॉर्म नहीं, एजुकेशन नहीं, पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल यस। सो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हम लोग चैप्टर का नाम ही वही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से ही रिलेटेड ये है। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? दैट इज मोन्टफॉर्म रिफॉर्म। वही सेम क्वेश्चन है, सेम मतलब सेम रिफॉर्म है 1919 वाला, सबसे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव एट द ऑफ द प्रोविंस। देन सेकंड है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। देन डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। अब देखो यार, ये वाला जो देखोगे ना, इसमें तीन चीजें हुई थी यहाँ पर 1919 में। सबसे पहला बाई कैमरल लेजिस्लेचर लेके आया है सेंटर पे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो लेके आई, ये लेके आया 1919 का रिफॉर्म, ये लेके आया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द क्रिश्चियंस, ठीक है। मुस्लिम्स के लिए 1909 में आ गया था। तो सेकंड ऑप्शन आपका, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब बी और डी तो गए यहाँ से, बचा गया ए और सी। तो पहला तो हमको करेक्ट मानना ही है कि है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। तो क्या ये हुआ था? तो हाँ बिल्कुल, ये हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो था, सब्जेक्ट्स को दो में डिवाइड कर दिया था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट एंड सेंटर की कुछ सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो इस तरह से तीन चीजें हुई थी इंपॉर्टेंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया, डायरकी आई प्रोविंस पे, एंड तीसरी चीज जो आई वो आई थी सब्जेक्ट को डिवाइड करना इन द यूनियन एंड या फेडरल एंड स्टेट लिस्ट की तरह, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आता है सिक्स क्वेश्चन आपका। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन, ये 2012 में पूछा गया है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में अभी जो सेपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो कौन सी स्कीम में दिया गया है? मोरलेमेंटो, मोनफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस। तो डायरेक्टली याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये याद करने की चीजें है, डायरेक्टली आप तीन चार बार पढ़ोगे चैप्टर तो याद हो जाएगी। देन सी इज द करेक्ट आंसर। देन सेवेंथ है, इंडिया कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर टू। देखो डायरकी से हर बार कुछ ना कुछ पूछ रहे, तीन चार सालों में 2012 में पूछा, देन इसके अलावा यहाँ पर 2022 में भी पूछा है, देन 2017 में भी पूछा है। 5 साल में कुछ ना कुछ डायरकी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डायरकी का मतलब क्या है? डायरकी का मतलब मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, प्रोविंस में एंड प्रोविंस को जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो तरह से डिवाइड कर दो, वन इज रिजर्व सब्जेक्ट, अनदर इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। सो करेक्ट आंसर वुड बी डी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंस इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। इसके अदर ऑप्शंस देखोगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, वो नहीं है, दैट इज फेडरलिज्म, हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। देन क्वेश्चन नंबर 8, in the federation established by Government of India Act 1935, the residuary power were given to। तो रेसिडुअरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया उसमें किसको दी गई, ठीक है।
फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल गवर्नर। तो देखो यार, ये काफी लोगों का गलत हुआ था। इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल। ये लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में कि गवर्नर, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कहीं कि गवर्नर जनरल वॉज गिवन द रेसिडुअरी पावर। अच्छा, इससे ही रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन हम समझे कि प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपने पढ़ा होगा शेड्यूल 7। शेड्यूल 7, तो शेड्यूल 7 में क्या कर रखा है? देर इज स्टेट लिस्ट, सेंटर एंड कंकरेंट लिस्ट। तीन लिस्ट है, सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट। कुछ कुछ पावर तो तीनों में डिवाइड कर रखी है। अब उसके बाद भी कुछ मैटर ऐसा आ जाते हैं जहां पर जो क्लियरली डिफाइन नहीं है 7 शेड्यूल में। ठीक है, अब डिफाइन नहीं है तो वहां पर किसकी पावर है? तो ये एक आप देख के बताना कि रेसिडुअरी पावर जो आज के टाइम पर है वो किसको दी गई है। उस टाइम तो ठीक है गवर्नर के पास थी, लेकिन अभी किसके पास है? ठीक है, ये आपके आंसर से आप टैली कर सकते हैं यहाँ से, जो भी है हमने क्वेश्चन डिस्कस किए कि किसको क्या क्या पावर थी। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा आपको। ओके। ठीक है। ओके, क्या हुआ है? ठीक है, तो ये सारा आपके। देन नेक्स्ट चैप्टर जो आता है उसका आपके पूछा जाता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? तो इस चैप्टर से अब तक तो कोई सवाल पूछा नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि कुछ चैप्टर से सवाल नहीं पूछती है यूपीएससी, लेकिन फिर बाद में सरप्राइज दे देगी 2023 में। तो इस चैप्टर से पूछा नहीं है, बट याद रखो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, क्या सारे इलेक्टेड थे या फिर कुछ नॉमिनेटेड भी थे, क्या कंपोजिशन था, अगर इलेक्ट किया तो डायरेक्ट इलेक्शन था या इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ये सारी बातें अपने को याद रखनी है। ठीक है, देन उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए, जैसे यूएन की मेंबरशिप है। तो इस तरह के काफ़ी सारे उसने अलग अलग फंक्शंस भी किए, तो उनका भी अपने को याद रखना है। देन कमिटीज़, जो जो कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे स्टेयरिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, देन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कमेटी थी। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी सारी कमिटीज़ थी, उनके मेंबर्स को आपको याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी के 8 या 7 या 8 मेंबर थे, उनको भी याद रखना है सबके नाम। ठीक है, उसमें याद रखना कृष्णा, काफ़ी कॉमन नेम है उसमें। ठीक है, तो उस तरह से आपको याद रखना है। एक बार पूछा है यूपीएससी ने, इसमें शायद दिया नहीं है, बट 2021 में ही पूछा है कुछ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है। देन नेक्स्ट आता है सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या ये बताना चाह रहा है, क्या नहीं बताना चाह रहा। तो वो सारे, तो इसमें 2011 से 2022 के बीच में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कौन सा प्रोविजन इम्पैक्ट या इफेक्ट रखता है, या किस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के बारे में कहा गया है? तो पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हाँ, आर्टिकल 45A है आपके पास। ठीक है, वही तो एजुकेशन के बारे में बताता है कि जो छोटे बच्चे हैं 3 से 6 साल के, उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज जो आपके देखोगे 11th और 12th शेड्यूल में जो है, तो रूरल बॉडीज को 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, अर्बन को 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकल एजुकेशन की बात की जाती है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी लेवल पे। 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल एरिया जो है और 6th शेड्यूल है, ये बेसिकली शेड्यूल ट्राइब्स को आपको गवर्न करने के काम आता है। तो यहाँ पर एजुकेशन का कोई इसमें रोल नहीं है। देन 7th शेड्यूल मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है आपका, इसलिए सेंटर लॉ बनाती है, स्टेट इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, याद रखना एजुकेशन इज इन कंकरेंट लिस्ट। तो हाँ, 1, 2 एंड 5 आर द करेक्ट। 1, 2 एंड 5 कहाँ पर करेक्ट दिख रहे हैं आपको? सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देन नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस चैप्टर से देखोगे तो हर बार 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल से ही पूछा गया है क्वेश्चन। द प्रोविजन, सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो द प्रोविजन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। 2015 में पूछा गया है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब।
रिमेंबर शेड्यूल ट्राइब नोट शेड्यूल कास्ट। अच्छा, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो अगर आप देखोगे शेड्यूल कास्ट के लिए है आर्टिकल 17, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ या प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 17 जो फंडामेंटल राइट है, वो है आपका राइट टू इक्वालिटी में आता है आपका, याद रखना। ठीक है, तो वो शेड्यूल कास्ट के लिए है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या है? फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। थर्ड क्वेश्चन है विच अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ठीक है, तो पता है आपको, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कि ट्राइबल लैंड को प्राइवेट पार्टीज को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली। ठीक है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। क्यों? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ये कौन से आर्टिकल में होगा? थर्ड शेड्यूल में कौन से शेड्यूल में होगा? थर्ड शेड्यूल में तो नहीं होगा ऑब्वियसली। किसमें शेड्यूल बताया था अभी? पांचवा शेड्यूल। तो वही बी इज द आंसर। काफी लोगों का गलत भी होता, नाइन्थ शेड्यूल डाले थे। नाइन्थ शेड्यूल इज डिफरेंट। नाइन्थ शेड्यूल इज रिगार्डिंग द लॉज जिनके बारे में मतलब पार्लियामेंट जिन लॉज को जुडिशियल रिव्यू से बचा सकता है, वो नाइन्थ शेड्यूल से डील करते हैं। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर, सो थर्ड का आंसर वुड बी बी। देन fourth question, if a particular area is brought under the fifth schedule of the constitution, which of the following statement best reflect the consequences of it? 2022 में रिसेंटली लास्ट ईयर ही पूछा है। दिस वुड, देखो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो देख लो उसके ऊपर ही जस्ट आया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो सोल्व किया था उसमें यही था ना, कि ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल। ऑब्वियसली यही आंसर है, खत्म। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, थर्ड इज ऑल्सो सिमिलर। तो मतलब तीन सवाल पूछे हैं, तीनों एक जैसे लगभग, 2022 में, 2015 में, 2019 में। तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है। शेड्यूल आपको याद रखने हैं, स्ट्रक्चर, फिलोसॉफिकल पार्ट याद रखना है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसमें आप स्कोर कर सकते हो। देन नेक्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रियम्बल। कितने लोगों को प्रियम्बल याद है? बिकॉज प्रियम्बल को अगर यूपीएससी देना है तो याद होना चाहिए। ठीक है, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसमें कुछ कुछ दे रखा है कि शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर स्टेट ऑफ शेड्यूल 6, इट्स तामेमी। तामेमी, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में बाकी सारे स्टेट्स के एरिया आते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा दे रखी है इस पीडीएफ में, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। एंड प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रियम्बल क्या है? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, प्रियम्बल क्या कहना चाहता है, किस पे बेस्ड है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल में नहीं है? तो प्रियम्बल अगर आप पढ़ोगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू sovereign secular democratic republic, sovereign secular socialist democratic republic। तो इस तरह से उसमें लिखा हुआ है, तो आपको पूरा याद होना चाहिए। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन एंड वर्शिप इज देयर इन द प्रियम्बल, बट इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट देयर। ठीक है, आप थॉट की लिबर्टी है, आजाद एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, बिलीफ की है, आप कोई भी बिलीफ मत करो, बट आपको इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी करो, इकोनॉमिक लिबर्टी का ये मतलब है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ। द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप देखोगे माइंड्स ऑफ द मेकर, कि कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उनके माइंड में अगर आपको घुसना है, तो वो किस, उसकी फिलोसफी किस में रिफ्लेक्ट की गई है, तो दैट इज प्रियम्बल। ठीक है, ये एक फेमस केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जजमेंट दिया था। तो एक बार केस का नाम आप बताइएगा कि क्या है, कौन सा केस है। प्रियम्बल वाले चैप्टर में ही लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन जो का जो प्रियम्बल है, तो ये भी केशवानंद भारती केस से आया है। तो क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। काफ़ी लोगों का गलत हुआ था, कोचिंग्स ने भी काफ़ी गलत आंसर दिया था, बट इसका करेक्ट आंसर इज डी। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट।
इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी डी। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट स्टेटस of India on 26 January 1950। तो क्या एग्जैक्ट स्टेटस था इंडिया का 2021 में पूछा है, लास्ट ईयर ही, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो सोवरेन, क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था? हाँ सोवरेन था, यस था। सेकुलर हम लोगों के डायरेक्टली नहीं था, सोशलिस्ट भी नहीं था। तीन वर्ड जो थे, सोवरेन, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये बाद में ऐड किया गया है। तो सोवरेन था, डेमोक्रेटिक भी था, रिपब्लिक भी था, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर वुड बी बी, डायरेक्टली सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में दे रखा है, कीवर्ड्स मेंशन इन द प्रीएम्बल को आने चाहिए, डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ इनेक्टमेंट, कमेंसमेंट आपको आना चाहिए। ठीक है, ये लिख रखा है इसमें थर्ड पॉइंट में कि सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड बाद में ऐड किए गए थे। डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर मतलब क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं पॉलिटी के, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस जो भी आपके आगे आएंगे। ठीक है, थैंक यू।